चीन में चाबा तूफान की चपेट में आने के बाद तट पर एक क्रेन डूब गई। उसमें सवार कम से कम 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण चीन के बीजिंग में ग्वांगडोंग प्रांत के तट पर चाबा तूफान की चपेट में आने के बाद एक क्रेन डूब गई और उसमें सवार कम से कम 27 लोगों के लापता होने की सूचना है। प्रांतीय समुद्र खोज एवं बचाव केंद्र ने ये जानकारी दी। बचाव के लिए भेजे गए 38 विमानों ने लापता लोगों की तलाश के लिए 14 चक्कर लगाए। यांगजियांग शहर के पास चाबा तूफान से बचाव करते समय क्रेन की लंगर की चेन टूट गई थी और निगरानी प्रणाली के माध्यम से क्रेन को खतरे में पाया गया, जिसके बाद क्रेन पानी में डूब गई। वहीं रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र के हवाले से कहा गया है कि 3 लोगों को बचाया गया है, बल्कि बाकियों की तलाश अभी जारी है जो लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि इस साल के तीसरे तूफान चाबा ने शनिवार को ग्वांगडोंग के माओमिंग शहर के तटीय इलाके में दस्तक दी। हालांकि लापता लोगों के लिए खोज और बचाव के प्रयास अब भी जारी हैं। आपको बता दें क्रेन के पानी में डूबने से खलबली मच गई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से लगातार लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मौसम का कहर चीन में भी देखने को मिल रहा है और जल भराव की स्थिति है और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से क्रेन जो है पानी में समा गया। अब 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान में एक यात्री बस गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 20 लोगों की मौत की खबर है। रावलपिंडी के गैरिसन शहर से दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा जा रही बस में सवार 13 अन्य लोग भी घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये दुर्घटना रावलपिंडी के गैरसिन शहर से दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की ओर जा रही बस में सवार 13 अन्य लोग घायल हो गए। क्वेटा से लगभग 350 किलोमीटर उत्तर में यह हादसा हुआ। खराब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से अक्सर पाकिस्तान में घातक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जैसे ही बस क्वेटा के पास पहुंची तो उस मोड़ पर बस चालक आकलन न लगा पाया, जिस वजह से वाहन ने नियंत्रण खो दिया और बस एक गहरी खाई में गिर गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक 20 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सिविल अस्पताल झोंक के डॉक्टर्स का ये कहना है कि घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान में सड़क हादसा हुआ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आज एक सड़क हादसा देखने को मिला है जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इधर इटली की बात करें तो जहां पर एल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 18 लोग एक चट्टान के मलबे में जा फंसे हैं जिन्हें लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। इटली में एल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इटली की सरकारी एजेंसियों के हवाले से जो खबर दी गई है उसमें बताया गया है कि 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच अभी भी फंसे हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नेशनल एल्पाइन एंड केव रेस्क्यू कोर की टीम ने कहा कि जानकारी मिलते ही लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। घायलों में से 2 को बुलेनो में अस्पताल ले जाया गया, वहीं एक की हालत गंभीर थी, उसे ट्रेविसो के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोगों को टेंट्रो के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पुंटा रोका के पास इटालियन डोलोमाइट्स में सबसे ऊंचे मरमोलाडा पर्वत पर ग्लेशियर ढह गया। मरमोलाडा की ऊंचाई करीब 11,000 फुट है। मरमोलाडा चोटी इलाके में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 हेलीकॉप्टर और स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा किन कारणों से टूटा, इसकी जानकारी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने दी। सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को रखा, जिसके बाद अब अगली तारीख जो है वो 12 जुलाई तय की गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। कोर्ट के अंदर 40 लोगों को रहने की अनुमति दी गई थी। जिला जज के यहाँ केस मेरिट के आधार पर सुनवाई की गई। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष पिछली सुनवाई के दौरान 30 मई को कुछ दलीलें रख चुका है। एक बार फिर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस में 35 दिनों के बाद सुनवाई की गई। वहीं इससे पहले सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में केवल वादी, प्रतिवादी और अधिवक्ताओं को ही प्रवेश दिया गया। जिला जज के भवन के पास काफी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी।
प्रवेश द्वार पर भी चौकसी बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष केस को सुप्रीम कोर्ट ले गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहले केस की मेरिट पर सुनवाई का आदेश दे दिया था। 26 मई की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील अभयनाथ यादव ने वादी महिलाओं की ओर से दाखिल दावे को विरोधाभासी बताते हुए करीब 12 बिंदुओं पर दलील दी थी। ज्ञानवापी मामले पर लगातार केस पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मुआयना करवाया गया, सर्वे करवाया गया। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर यह सुनवाई चल रही है और आगे की कार्रवाई इस पर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस मौके पर सीएम ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। सीएम योगी ने कहा कि देश के लिए तय किए गए लक्ष्य के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए 10 विभागों के स्तर पर ठोस कार्य योजना तैयार की गई है। 10 सेक्टरों में कार्य योजना तैयार कर वहां एक सीनियर अधिकारी की नियुक्ति की गई। विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने साफ किया कि उनका दूसरा कार्यकाल सेवा, सुरक्षा और सुशासन को आधार बनाकर कार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने लोगों के मन में विश्वास बढ़ाने का कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हैदराबाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की थी। और वाराणसी पहुंचने का दौरा भी उनका लगातार चल रहा है। चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ लगातार वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम की बात कर लेते हैं, जहां पर नकली होने के दावों के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। और राम रहीम के नकली होने के दावों को लेकर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से राम रहीम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। राम रहीम असली है या नकली, ऐसे कई सवालों के जवाब राम रहीम के समर्थक तलाशने में जुट गए। इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या नकली। राम रहीम के समर्थकों ने शक जताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में आश्रम में पहुंचा राम रहीम नकली है, जिसके हाव भाव उसके असली गुरु राम रहीम जैसे नहीं है। अब इस मसले पर जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ही फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से ये याचिका डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि पैरोल पर आया राम रहीम असली नहीं है। इन्हीं लोगों ने 2019 में भी ऐसी ही एक याचिका लगाई थी, जिसमें राम रहीम को जेल में जान का खतरा बताया गया था। उस समय हाई कोर्ट ने इन लोगों की याचिका को जांच के बाद खारिज कर दिया था। आज भी हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करता है तो उसका ये पर्सनल मुद्दा है। तो राम रहीम असली या नकली, इस पर याचिका लगाई गई है और इस पर सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो बागपत आश्रम में राम रहीम रह रहा है उसके हाव भाव अलग हैं, तो ये नकली राम रहीम इसे बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर सुनवाई में आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकालता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें फर्जी पुलिसकर्मी की, तो नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने और पैसे ऐंठने वाले आरोपी को पलवल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी वर्दी की धौंस दिखाकर लोगों को डराकर धमकाता था और फिर उनसे वसूली का काम कर रहा था। आरोपियों ने आजकल पुलिस की वर्दी को ही अपराध का जरिया बना दिया है। पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े का नकाब डाले खड़ा ये शख्स भी कुछ इसी तरह से पुलिस की वर्दी को ढाल बनाकर गुनाह किए जा रहा था। लेकिन इसकी चालाकी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई, क्योंकि पलवल पुलिस को जैसे इसकी करतूतों की भनक लगी तो इसे दबोच लिया गया। आरोपी उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस का स्पेशल स्टाफ बनाकर लोगों को कानून का डर दिखाता था और उसके बाद उनसे मोटी रकम वसूल करता था। आरोपी की पहचान दीन मोहम्मद उर्फ दीनू के नाम से हुई, जो हरियाणा के नू जिले का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली से लेकर राजस्थान,
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद में कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, सिविल इंस्पेक्टर का आई कार्ड बरामद किया। वहीं आरोपी से नकली नोट भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, आरोपी कई मामलों में कोर्ट से भगौड़ा भी घोषित हो गया है और कई बार जेल जा चुका है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। फर्जी पुलिस बनकर लोग ठगने का काम करते हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता यहां पर काम आती है और ये नकली पुलिस वाला यहां पर पकड़ा गया है। लोगों से भी यही हम अपील करेंगे कि अगर कोई इस तरह से डराए धमकाए तो तुरंत जाकर इस पर कंप्लेन पुलिस कर्मी के पास जाकर या पुलिस स्टेशन में करें। इधर पलवल की बात करें, जहां पर गतपुरी टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। लंबे समय के बाद चालू किए गए इस टोल प्लाजा को लेकर दतारपुर गांव के लोगों ने पंचायत की और कई अहम फैसले लेते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। पलवल के राजमार्ग 19 पर स्थित गदपुरी टोल प्लाजा काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी इसको लेकर राजनीति हुई तो कभी टोल के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन तक हुए। टोल प्लाजा के आसपास के गांव वालों ने टोल हटाने को लेकर जी जान तक लगाई और आखिर में वो अपनी मांगों को मनवाने में भी सफल हुए, जिसके बाद 1 जुलाई से टोल प्लाजा शुरू किया गया। लेकिन अब टोल प्लाजा को लेकर नई जंग छिड़ गई है। दरअसल समझौते में मोटे तौर पर टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांव को पूर्णतः फ्री करने की बात की थी, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले ततारपुर गांव के लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसको लेकर अब लोगों में रोष है। ततारपुर गांव के लोगों की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और वे साफ कह रहे हैं कि गांव बीजेपी का कट्टर समर्थक है, जिसके चलते ही गांव की अनदेखी की गई। ऐसे में अब गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि लोगों ने प्रदर्शन किया है और अपनी मांग भी रखी है। अब देखना होगा कि कब तक इस गांव के लोगों को राहत मिल पाती है। इधर नूह की बात करते हैं, जहां पर जिले के नगीना खंड के 52 गांव के लोगों की पेयजल की जो समस्या है पूरी तरह से दूर होने जा रही है। सभी गांव को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से तकरीबन 228 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। नूह जिले के नगीना खंड के सभी गांवों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से तकरीबन 228 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। यमुना किनारे सुल्तानपुर गांव से 8 बोरवेल लगाकर 800 mm की करीब 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर नगीना खंड के गाँव में पीने का पानी राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मामून खान ने विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता से जो वादा किया वो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगीना खंड के 52 गांव में पेयजल की भारी किल्लत थी, जिस किल्लत से लोगों को जल्द ही राहत मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है कि 2023 के आखिर तक इन सभी गांव में हर घर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विधायक ने कहा कि पाइपलाइन दबाने का काम पूरा हो चुका है, साथ ही तेज गति से काम चल रहा है। खास बात ये कि नगीना खंड के 52 गांव में सिंचाई का पानी बिल्कुल भी नहीं, तो वहीं प्रत्येक परिवार को महीने में 4-5 हजार रुपए का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो पंजाब कैबिनेट का विस्तार इस वक्त किया जा रहा है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है और भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लेकिन अब तक पंजाब कैबिनेट में कुछ पद जो है वो नहीं दिए गए थे। तो ऐसे में पंजाब कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है, इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं चरखी दादरी की, जहां पर दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चरखी दादरी में बाबा गैंग के प्रमुख रोहित कल्याणा द्वारा एक दुकानदार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इतना ही नहीं, फिरौती मांगने के दौरान बदमाशों ने दुकानदार को पैसे ना देने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दुकानदार की शिकायत पर सिटी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर बाबा गैंग के प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू किया। डीएसपी हेडक्वार्टर जोगिंद्र सिंह ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेशल स्टाफ ने आरोपी बाबा गैंग प्रमुख रोहित कल्याणा को काबू करते हुए कोर्ट से रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया कि रोहित पर पहले भी विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुकदमा नंबर 204 डेट 3/7/2022
अंडर सेक्शन 387 506 IPC थाना शहर में दर्ज हुआ था कल।